चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होती है। मतलब ठोस की बेसिक जानकारी और पदार्थ की बेसिक जानकारी के बारे में हम लोग हासिल किए थे और उसके सारे ज्ञान को जानने की कोशिश किए थे। उसमें हम लोग ये जाने थे कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। उसमें डिफिनेशन भी आपको बताई गई थी। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हो और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, मतलब इन दोनों ठोसों में अंतर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आपका हेडिंग है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो हम लोग इन दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे इसके गुण के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है? ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। ये पहला अंतर, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति। अब बोलेंगे कैसे, तो मैं ये आपको समझा रहा हूँ। लेकिन ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वो अनिश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। अनिश्चित ज्यामितीय आकृति। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए, ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो अनिश्चित होती है। जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर लेकर चलिए। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का, Na+Cl-, Na+Cl-, फिर Cl-, Na+Cl-, Na+, Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, Na+। अब देखिए, इसकी जो आकृति है ना कि निश्चित है। इसकी आकृति क्या है? निश्चित है। Na के बाद Cl, Cl के बाद Na, Na के बाद Cl, या Cl के बाद Na, Na के बाद Cl, या Cl के बाद Na है। कहने का मतलब इसकी आकृति क्या एकदम निश्चित है कि Cl के बाद Na आएगा, Na के बाद Cl आएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामितीय आकृति होती है वो एकदम निश्चित होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति जो होती है ना वो अनिश्चित होती है। ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। जैसे कि रबर देखे होंगे आप, रबर की आकृति कहीं निश्चित नहीं होती है, कहीं से भी ऐसे होता है, मतलब इसके सारे कण बेतरतीब स्थिति में होते हैं। तो रबर जो होते हैं ना वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इस पिक्चर्स को आप रबर का नाम दे सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे तो वो क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन रबर का यदि एग्जाम्पल आप लेकर चलते हैं तो वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। लेकिन सोडियम क्लोराइड की एक ज्यामितीय आकृति होती है कि सोडियम के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सोडियम, ऐसे। लेकिन रबर की कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। तो पहला अंतर ये होगा कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। अब चलते हैं इसके दूसरे अंतर की ओर। तो दूसरा अंतर हम लोग इसके गलनांक और क्वथनांक की स्थिति में देखेंगे। दूसरा अंतर, गलनांक या क्वथनांक। गलनांक के क्वथनांक के आधार पर देखेंगे। गलनांक या क्वथनांक के आधार पर देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, निश्चित होती है। तो इसका मतलब इसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता होगा? निश्चित होता होगा। अब कहेंगे कैसे, तो मैं ये भी बातें आपको बता रहा हूँ कैसे। और इसका जो होता है ना अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक या क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का एक टेम्परेचर फिक्स है कि वो इतना पर गलना स्टार्ट हो जाएगा, इतना पर ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका टेम्परेचर एक निश्चित होता है। देखो, गलनांक का मतलब क्या होता है? जब द्रव को गैस में चेंज कर देंगे गलनांक होगा। क्वथनांक को जब ठोस को द्रव में चेंज करेंगे तो वहाँ पर वो द्रवनांक कहलाता है।
तो इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। जैसे बर्फ की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अवस्था पर जब तक नहीं आएगा जल, वो तब तक बर्फ में बदलना शुरू नहीं होगा, और वही जब तक बर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं आएगा तब तक वो जल में बदलना शुरू नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक हमेशा निश्चित होते हैं, एक फिक्स रेंज में होते हैं कि वो इतना पर गलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की कोई गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होती है, यहाँ पे एक रेंज होती है। जैसे रबर की ही बात करते हैं, तो रबर में देखी जाए तो रबर का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरी तरह से जल जाएगी। नहीं, वहाँ पे एक प्रास होता है कि ये 120 डिग्री से लेकर 200 डिग्री के बीच में क्या हो जाएगी, ये पूरी तरह से जल सकती है। इसका निश्चित नहीं होता है गलनांक और क्वथनांक, यानी इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। तो दो तरह के अंतर आपने देखा क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में। अभी तक ज्यामिति के आधार पर देखा कि क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की कोई ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। उसके बाद दूसरा आपने ये देखा कि क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते हैं, अब देखिए तीसरा देखते हैं हम लोग, इसका विदलन गुण। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा सा गौर करेंगे, विदलन गुण। अब विदलन गुण क्या होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। विदलन गुण, देखिए विदलन गुण का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटना। क्या, क्रिस्टलीय ठोस को धारदार, मतलब धारदार औजार से क्या करना है, आपको काटना है। तो जब क्रिस्टलीय ठोस को लोग धारदार औजार से काटते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट और चिकनी सपाट प्राप्त होती है। यानी विदलन गुण में क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना, देखी जाए क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं विदलन गुण में, तो जब धारदार औजार से क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो वहाँ पर चिकनी और सपाट सतह प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर जो विदलन का गुण होता है वो स्पष्ट होता है, स्पष्ट विदलन होता है एकदम। बता रहा हूं इसका मतलब क्या है, लिख भी दे रहा हूं। स्पष्ट विदलन यानी धारदार औजार से काटने पर चिकनी और सपाट सतह प्राप्त होती है। तो देखो कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस का जो विदलन गुण होता है वो स्पष्ट होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का जो विदलन गुण होता है वो अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट विदलन होता है। क्या होता है, अस्पष्ट विदलन होने का काम करता है। यानी यहाँ पर जब अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग धारदार औजार से काटेंगे तो यहाँ पर खुरदरी सतह प्राप्त होता है। लिखेंगे यहाँ पर धारदार औजार से काटने पर धारदार औजार से काटने पर खुरदरी सतह प्राप्त होता है। तो देखिए तीसरा जो आप गुण पढ़ रहे थे वो विदलन गुण पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस का जो विदलन गुण होता है वो स्पष्ट विदलन होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस का जो होता है ना वो अस्पष्ट होता है। इसका स्पष्ट होता है और इसका अस्पष्ट विदलन होता है, अस्पष्ट विदलन होता है। यहाँ पर अस्पष्ट थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, अस्पष्ट विदलन होता है। कहने का मतलब जब क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटते हैं तो वहाँ पर चिकनी और सपाट सतह प्राप्त होती है। जैसे मान लो कि बर्फ है, बर्फ का एक रेंज होता है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, मतलब बर्फ की अवस्था में पूरी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बर्फ होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, और बर्फ को जब धारदार औजार से काटेंगे तो वहाँ पर चिकनी और एकदम सपाट मतलब प्लेन आपको सतह मिलेगी। लेकिन जैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो वहाँ पर जब उसको धारदार औजार से काटते हैं तो वहाँ पर खुरदरी सतह प्राप्त होती है, वहाँ पर अस्पष्ट विदलन होता है। जैसे रबर है, अब रबर को आप काटना स्टार्ट करिए,
धारदार औजार से लेकर काटना स्टार्ट करिए तो प्लेन कभी कटने वाला नहीं है, चिकनी सतह नहीं मिलेगा, खुरदरी कभी ऊंच कभी खाल, कभी ऊंच कभी खाल, कभी ऊंच कभी खाल, ऐसे आपको देखने को मिलेंगी। तो तीन तरह के अभी आपने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखा। पहला ज्यामिति के आधार पर, तो ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, मतलब अनिश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। दूसरा आपने देखा गलनांक और क्वथनांक के आधार पर, तो क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। और तीसरा आपने देखा विदलन गुण, यानी क्रिस्टलीय ठोस का स्पष्ट विदलन होता है, यानी कहने का मतलब जब क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटेंगे तो वहां पर चिकनी और सपाट सतह प्राप्त होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को जब धारदार औजार से काटते हैं तो वहां पर खुरदरी सतह प्राप्त होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोस का स्पष्ट विदलन होता है, लेकिन इसका अस्पष्ट विदलन होता है। चलिए, तो ये तीन तरह का आपने अभी तक अंतर देखा। अब चलते हैं अगले अंतर की ओर। अब देखते हैं इनमें चौथा अंतर। देखिए, अभी तक आपने तीन अंतर ये देखा कि ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। गलनांक और क्वथनांक के आधार पर आपने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। और तीसरा आपने क्या देखा, तीसरा आपने देखा विदलन गुण के आधार पर कि क्रिस्टलीय ठोस का स्पष्ट विदलन होता है, मतलब जब उसको धारदार औजार से काटेंगे तो वहां पर चिकनी और सपाट सतह प्राप्त होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में खुरदरी सतह प्राप्त होती है। ये तीन अंतर आपने देखा। अब चौथे अंतर की ओर चलते हैं। चौथे अंतर को हम लोग प्रकृति के आधार पर जांचेंगे। प्रकृति के आधार पर देखिए, प्रकृति के आधार पर देखते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस एक वास्तविक ठोस होता है, एक वास्तविक ठोस होता है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो आभासी ठोस होता है, आभासी ठोस होता है। तो क्रिस्टलीय प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, एक वास्तविक ठोस कहे जाते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस कहे जाते हैं। मतलब देखो, कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के आधार पर देखी जाएंगी तो क्रिस्टलीय ठोस एक वास्तव में आपको ठोस दिखाई देंगे, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस एक आभास किए हुए ठोस आपको दिखाई देंगे। यानी क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम वास्तविक ठोस भी कह सकते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम आभासी ठोस भी कह सकते हैं। यानी प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होता है और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होता है। अब देखते हैं इसका पांचवा अंतर। अब पांचवा अंतर हम लोग देखेंगे कणों की व्यवस्था के आधार पर जानेंगे, कणों की व्यवस्था के आधार पर कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है। देखो, कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस दीर्घप्रासी होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ, दीर्घप्रासी। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना वो लघुप्रासी होते हैं, लघुप्रासी होते हैं। अब बोलेंगे आप कैसे, देखिए बुआ ध्यान से इस बात को समझेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है, उनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है। जैसे घर बनाई जाती है तो उसका एक एक ईंट जो है ना एक एक सूत बराबर कर करके जोड़ी जाती है, उसकी कणों की व्यवस्था एकदम निश्चित की जाती है, मतलब वहाँ पर जो ठोस बनता है क्रिस्टलीय बनता है। अब ध्यान देंगे, जब मान लीजिए मेरे पास ऐसा क्या करी गई कि जब मान लीजिए कि इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति है, तब इस पर मैं बहुत सारे किताबों को लाइन से सजा सकता हूँ, बहुत सारे किताबों को ऐसे बहुत सारे बुक उठाकर उसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर जोड़िया कर एक लंबा मतलब सिचुएशन एक स्ट्रक्चर लेकर जा सकते हैं। कब, जब इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी। जैसे आपने घर बनते हुए देखा होगा, घर बनते हुए आपने देखा होगा तो उसकी नीचे की बेस जो है ना मजबूत करी जाती है और उसी के ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि जब कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय होगी तो उस समय वो दीर्घप्रासी अवस्था में जाती है। यानी जब कणों की व्यवस्था एकदम निश्चित होगी, फिक्स होगी, तो वो लघु भले दीर्घ का मतलब लंबे स्ट्रक्चर तक आपको जा सकता है, लंबे मतलब अवस्था तक वो जा सकता है, लंबा स्ट्रक्चर वो तैयार कर सकता है। तो जब कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय होगी, मतलब जब कणों की व्यवस्था निश्चित हो जाएगी, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस निश्चित ज्यामितीय आकृति को दर्शाते हैं, तो जब कणों की व्यवस्था निश्चित होगी तो वहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस एक दीर्घप्रासी अवस्था में जा सकता है, लंबे स्ट्रक्चर के रूप में जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि यही जैसे तैसे किताब हो तो क्या लंबे अवस्था में जाएगा, लंबे अवस्था तक स्ट्रक्चर हम रेडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी जब कणों की व्यवस्था निश्चित होगी
जब कणों की व्यवस्था निश्चित होगी तो वो क्रिस्टलेट होकर दीर्घ प्राची अवस्था तक जाएगा, लेकिन जब कणों की व्यवस्था अनिश्चित होगी तो वो लघु प्राची व्यवस्था तक जाएगा। यानी जब कण निश्चित होंगे तो वो दीर्घ प्राची अवस्था में जाएंगे, और जब कण अनिश्चित होंगे तो वो लघु प्राची अवस्था में जाएंगे, लंबे समय तक नहीं जा सकते हैं। तो ये पांचवा अंतर था। अभी तक आपने दो अंतर यहाँ देख लिया, तीन अंतर अभी तक देखे थे। पहला अंतर आप देखे थे ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस निश्चित होते हैं लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित होते हैं। गलनांक और क्वथनांक के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस निश्चित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित होते हैं। उसके बाद आपने देखा था विदलन गुण, यानी ये देखे थे क्रिस्टलीय ठोस को जब धारदार औजार से काटेंगे तो उसका स्पष्ट विदलन होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना खुरदरी सतह प्राप्त होती है अक्रिस्टलीय में। चौथा, प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहे जाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस कहे जाते हैं। और पांचवा, कणों की व्यवस्था, जब कणों की व्यवस्था निश्चित होती है तो क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ प्राची अवस्था में जाते हैं, और जब कणों की व्यवस्था अनिश्चित नहीं होती है तो क्रिस्टलीय ठोस लघु प्राची व्यवस्था में जाते हैं। अब जो मैं आपको छठा और सातवां जो अंतर बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा को ध्यान से समझेंगे, इसी बात को समझानी है बेटर से। छठा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शीतलन गुण, यही इंपॉर्टेंट है आपका सबसे, शीतलन गुण। अब देखिए शीतलन गुण क्या है, इस बात को मैं थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो शीतलन गुण को ध्यान से समझेंगे। देखिए शीतलन गुण क्या है। शीतलन गुण को मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई पात्र है, ये आपके पास पात्र है, ठीक है। इस पात्र में आपके पास बर्फ के कण मौजूद है यहाँ पर। अब आपने क्या किया, इसको जलाना शुरू कर दिया, आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। मान लीजिए मेरे पास ये मोमबत्ती है, चाहे कोई भी व्यवस्था है, मैं उसके माध्यम से क्या कर रहा हूँ, इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। इस पात्र के अंदर आपका बर्फ है और बर्फ को मैं गर्म करना, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। अब दिखने को बात ये मिलती है कि जैसे जैसे बर्फ को हम लोग गर्म करते हैं, जैसे जैसे बर्फ को गर्म करेंगे वो बर्फ कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगी, तो वो बर्फ जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब मान लीजिए कि यदि बर्फ का तापमान आपका लगभग इतना है, टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे जैसे इसको गर्म करेंगे इसका टेम्परेचर घटते आएगा, -9 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, घटते घटते आएगा 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही घटते घटते वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक जाएगा। किस पर आकर रुक जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर वो रुकेगा और उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो आपका जल के रूप में परिवर्तित होना शुरू होगा। एक बात समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए बर्फ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको जैसे जैसे गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ते जाएगा, तो टेम्परेचर इसका बढ़ते बढ़ते कितना 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर यहाँ पर तापमान रुक जाएगा। अब जैसे उसको और गर्म करेंगे तब ये बर्फ जो है ना, अब किस में पिघलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो बर्फ है वो पिघलना हो जाएगा, जल के कणों के रूप में पिघलना शुरू हो जाएगा। किस रूप में पिघलना शुरू हो जाएगा, तो जल के रूप में पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बर्फ के कण है वो जल के रूप में पिघलना शुरू हो जाएंगे। अब इसको फिर गर्म करेंगे, तो ये टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, 0 के बाद कितना हो जाएगा, ऐसे ही लेकर चले 10 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही आपका बढ़ते बढ़ते 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, ये आकर फिर आपका रुक जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये आकर फिर आपका रुक जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको फिर गर्म करेंगे तो अब ये जो जल है ना, ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या बनना शुरू हो जाएगा, तो इसका वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जरा सा यहाँ पर गौर करेंगे। मैं इसका ग्राफ रेडी करके आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे को सिखानी है। इसको तापमान लेकर चलते हैं, ताप लेकर चलते हैं, और इसको समय लेकर चलते हैं, अब देखिए बुआ, बर्फ का टेम्परेचर आपका कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसको तब तक आप गर्म करते रहेंगे जब तक वो, मतलब इसको गर्म करना स्टार्ट किए। मान लीजिए बर्फ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था, अब उसको गर्म किए तो उसका तापमान क्या हो गया, बढ़ते गया। अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, रुक जाता है, वो अवस्था परिवर्तन करने लगता है। मतलब बर्फ है तो वो किस में बदलना शुरू हो जाएगा, जल के रूप में बदलना शुरू हो जाएगा। अब जब वहाँ उससे अधिक टेम्परेचर देना शुरू करेंगे तो फिर वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
वो जल के कणों के रूप में बदलना शुरू हो जाएगा। ऐसे वो जल के कणों के रूप में बदलना शुरू होगा। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो फिर आपका एक अवस्था परिवर्तन होगा। वही जल किस में बदल जाएगा? आपका गैस के रूप में बदलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रही है। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से इस बात को समझेंगे, ध्यान से बेटर से समझेंगे। पहली बात है कि जब बर्फ को गर्म करना स्टार्ट किए तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वहाँ पर क्या होगा कि उसको जब उसको तब तक तापमान देते रहेंगे। कहने का मतलब है कि आपके पास बर्फ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था। अब इसको गर्म करना स्टार्ट किए, टेम्परेचर आपका बढ़ते गया। अब वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक जाएगा। इसलिए रुक जाएगा क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अब वो बर्फ जो है ना जल में बदलना शुरू हो जाएगा। अब जल पर फिर टेम्परेचर देना शुरू करेंगे तो वो टेम्परेचर अब उस अवस्था तक जाएगा जब वो जल वाष्प में बदलना शुरू होगा। कहने का मतलब जब जल को टेम्परेचर ताप देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा और वहाँ पर रुक जाएगा क्वेश्चन के लिए। फिर जब ताप को और अधिक देंगे तो वही जल वाष्प बनना शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब इनके बीच में जो है ना, इनके बीच में जो भी तापमान देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको रुक जाएगा क्योंकि वहाँ पर एक अवस्था परिवर्तन होती है। वो बर्फ जल में परिवर्तित होने लगता है। तो यहाँ पर जो है ना ये सब एक अवस्था परिवर्तन है। अब इसी को मैं रियल ग्राफ के रूप में आपको साइड में दर्शा दे रहा हूँ। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ये आपका समय है और ये आपका ताप है, मतलब तापमान है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका ये जल है, ठीक है ना। अब जल को आप मान लीजिए कि ये आपका वाष्प है। वाष्प को जो अब आप क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। शीतलन गुण का मतलब शीतलन ठंडा कर रहे हैं। जब वाष्प को आप ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? थोड़ा सा साइड में दिखा रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है। जब वाष्प को आप ठंडा करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा और वहाँ पर रुक जाएगा। फिर वो क्या करेगा? अपने अवस्था का परिवर्तन करेगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस को और ठंडा करेंगे, मतलब और उसको ठंडा करते आएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो फिर अपना अवस्था का क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। यानी इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। इसको लिखेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन यहाँ भी होता है, इसको भी वही लिखेंगे अवस्था परिवर्तन। देखिए, कहने का मतलब है कि मान लीजिए भाप है, भाप को वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल बनेगा, जल को फिर और ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जब वाष्प को आप ठंडा कर रहे हैं, शीतलन का मतलब ठंडा करने पर आएंगे, ठीक है ना। जब वाष्प को ठंडा कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा वो, और 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो तब तक रुका रहेगा जब तक सारा वाष्प जल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। अब फिर टेम्परेचर, हम फिर उसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो फिर ठोस के रूप में आएगा। तो ठोस के रूप में तब तक रुका रहेगा जब तक सारा जल ठोस के रूप में बदल नहीं जाए। तो यहाँ पर एक तरह का अवस्था परिवर्तन होता है। अब देखिए, कहने का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन गुण क्या होता है। तो इस ग्राफ को आप देखने पर यह बता सकते हैं कि ये ग्राफ असंतत ग्राफ है। मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है। यानी क्रिस्टलीय ठोस का जो ग्राफ होता है वो होता है असंतत ग्राफ, असंतत ग्राफ होता है क्रिस्टलीय ठोस का। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का जो ग्राफ होता है वो संतता होता है, वो ऐसे ग्राफ जाता है। दिखा रहा हो क्लियर आपको? उसका ग्राफ जो होता है ना ऐसे जाता है, पूरा एकदम क्लियर कंटिन्यूअस होता है। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का जो ग्राफ होता है वो संतता होता है। ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका समय हो गया और ये आपका ताप हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसी कारण से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको। शीतलन गुण, क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन गुण होता है, शीतलन गुण मतलब क्रिस्टलीय ठोस का जो ग्राफ होता है वो असंतता होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस का जो ग्राफ होता है वो होता है संतता। क्या होता है? संतता। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ क्या होता है? संतता होता है। क्या होता है? संतता होता है। तो ये था छठा पॉइंट। यहाँ पर मैंने आपको इसमें अवस्था परिवर्तन दर्शा दिया। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। यदि बर्फ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस, अब इसको बढ़ाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पाकर तब तक रुका रहेगा जब तक सारा बर्फ जल में परिवर्तित होना शुरू नहीं होगा। अब फिर इसको गर्म करेंगे, मतलब फिर इसको गर्म करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पाकर रुकेगा और तब तक रुका रहेगा जब तक ये बर्फ जल में परिवर्तित होना शुरू नहीं होगा। फिर इसको गर्म करेंगे, 100 से अधिक देंगे, 100 से अधिक देंगे तो ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और फिर ये कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा
अवस्था परिवर्तन करेगा, और वो तब तक वहाँ पर मतलब अपने अवस्था का परिवर्तन नहीं करेगा जब तक सारा जल वाष्प के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन देखी जाती है कि जब बर्फ को गर्म करते हैं तो फिर वहाँ पर अवस्था परिवर्तन तब तक होगा जब तक वो बर्फ जल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। फिर जल को गर्म करते हैं आप तो वहाँ पर वो वाष्प बनेगा, वाष्प तब तक बनेगा जब तक सारा जल वाष्प के रूप में नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अवस्था परिवर्तन दिखती है। इसी का शीतलन के रूप में ठंडा करके मैं ग्राफ आपको दिखा दिया हूँ कि जब मान लीजिए कि वाष्प है, वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल के रूप में कन्वर्ट होगा, वो तब तक कन्वर्ट होता रहेगा, तब तक अपने अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेगा जब तक सारा वाष्प जल के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होती है। फिर यहाँ से वो जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ के रूप में आएगा, वो बर्फ के रूप में तब तक अपने अवस्था का परिवर्तन नहीं करेगा जब तक सारा जल बर्फ के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। यानी इस अवस्था पर अवस्था का परिवर्तन हो जाता है। ये वाष्प जल में और ये जल किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इससे मालूम यही चलता है क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन गुण होता है, शीतलन गुण वो क्या होता है, असंतता होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन गुण होता है वो संतता होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ असंतता ग्राफ होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ संतता ग्राफ होती है। तो ये था छठा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका एक और अंतर मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से बारीकी से समझेंगे। अब देखिए इनमें सातवां अंतर हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। वो सातवां अंतर जानेंगे दैशिकता के आधार पर। अभी तक आप 6 अंतर पढ़ चुके हैं, 6 अंतर की मैं थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूँ। पहला अंतर ज्यामिति के आधार पर पढ़े हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। दूसरा अंतर आप ये पढ़े थे कि क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। तीसरा आप विदलन के गुण के आधार पर पढ़े थे कि क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटेंगे तो वहाँ पर चिकनी और सपाट सतह प्राप्त होती है और यहाँ पर खुरदरी सतह प्राप्त होती है। चौथा प्रकृति के आधार पर पढ़े थे कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होता है और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होता है। और पांचवा आप कणों की व्यवस्था के आधार पर पढ़े थे। कणों की व्यवस्था के आधार पर आप ये पढ़े थे कि क्रिस्टलीय ठोस एक दीर्घप्रासी व्यवस्था तक जाती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस लघु प्रासी व्यवस्था तक जाती है। उसके बाद छठा जो बताया था वो शीतलन गुण बहुत इंपॉर्टेंट था। उससे आपने यही देखा कि क्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ मतलब एक असंतता वक्र होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ एक संतता वक्र को दर्शाती है। और सातवां ये पढ़ना है दैशिकता के आधार पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बारीकी से इस बात को हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, दैशिकता के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होता है। अब कैसे होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। विषम दैशिक होता है, विषम दैशिक। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना वो होता है समदैशिक। अब कहेंगे कैसे, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, क्रिस्टलीय ठोस एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर रेडी करता हूँ। Na+Cl- Na+Cl-, फिर Cl-, Na+Cl-, Na+, उसके बाद ऐसे ही Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+, इस तरह से मैंने रेडी क्या किया, इस तरह से मैं रेडी कर दिया हूँ NaCl का स्ट्रक्चर। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि मैं ऐसे एक रेखा खींचता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरी आंखें हैं ऐसे, ये आंखें हैं, 2 आंखें आपकी यहाँ पर है, ठीक है ना, ये दोनों आंखें यहाँ पर ही है। अब एक बात जरा सा यहाँ पर देखेंगे, जब आप ऐसे देखते हैं तो एक साइड से देखते हैं तो सिर्फ आपको क्लोरीन दिखाई देती है, लेकिन जब इस साइड से आप देखते हैं तो आपको सिर्फ सोडियम दिखाई देती है। कहने का मतलब अलग अलग दिशा से देख रहे हैं तो अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। इधर से देख रहे हैं तो सिर्फ क्लोरीन दिखाई दे रही है, इधर से देख रहे हैं तो सिर्फ आपको सोडियम दिखाई दे रही है। या एक और चीज़ देखिए, ऐसे मान लीजिए ऐसे खींचते हैं, यहाँ से देखिए जाए, यहाँ पर भी आपकी दोनों आंखें हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं, इस यहाँ से देख रहे हैं तो सोडियम के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्लोरीन दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से क्लोरीन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्लोरीन और क्लोरीन के बाद आपको सोडियम दिखाई दे रही है। यानी जब अलग अलग दिशा से देख रहे हैं तो अलग अलग चीज़ें आपको मिल रही है। वही होता है विषम दैशिक। विषम दैशिक अलग अलग अवस्था से देखने पर आपको अलग अलग चीज़ें मिलती है, अलग अलग अवस्थाएँ मिलती है। विषम दैशिकता का मतलब यही होता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एक विषम दैशिक होता है, मतलब अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग वस्तुएं दिखाई देती है। अब जैसे एक और एग्जांपल इसका दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि कोई क्लास चलती है,
किसी स्कूल की बात कर रहा हूँ कि जब स्कूल में सुबह में जब प्रार्थना होती है तो सारे बच्चे एक लाइन में होते हैं, सारे बच्चे एक लाइन में होते हैं। आप मान लीजिए कि हर क्लास का एक एक लाइन लगता है, 1 क्लास का, 2 क्लास का, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबका एक एक लाइन होता है। तो आप कहीं से भी जाकर देखेंगे ना तो आपको एक जो है ना लाइन आपको एकदम सीधी दिखाई देगा। मतलब जिस अवस्था से आप देखेंगे उस अवस्था से, मतलब जिस अवस्था से देखेंगे वहां से लाइन आपको क्या हो जाएंगी, एकदम सीधा दिखाई देगा। मतलब 1 क्लास का, 2 क्लास का, 3 क्लास का, वहां पर ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिशा से देखेंगे तो अलग अलग चीज़ आपको दिखाई देगी, नहीं, वहां पर क्या है ना कि समान दिशा से देखेंगे तो समान चीज़ आपको दिखाई देगी। कहने का मतलब क्या है, देखो विषम दैशिक का मतलब होता है अलग अलग अवस्था से देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको क्या होती है, वहां पर मिल जाती है। देखिए, तो विषम दैशिक का मतलब ये समझिए, विषम का मतलब अलग अलग दिशाओं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वस्तुएं देखने को मिलती है। किसमें, तो क्रिस्टलीय ठोस में। यानी क्रिस्टलीय ठोस के किस गुण को दर्शाते हैं, तो विषम दैशिक को दर्शाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो ये समदैशिकता के गुण को दर्शाते हैं। मतलब समान दिशाओं से देखने पर भी समान दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर बताना हूँ, रबड़ की रचना लेकर चली जाए, रबड़ की संरचना, ये रबड़ की संरचना है। आप कहीं से भी इसको देखेंगे ना, इसको कहीं से भी देखेंगे ना तो आपको सेम दिखाई देगा। ये क्या होगा, सेम दिखाई देगा। कहने का मतलब एक बात समझ लीजिए पहले कि मान लीजिए अभी स्कूल की जो मैं एग्जांपल दिया हूँ कि उसमें जहाँ से देखेंगे वहीं से आपको बच्चे उसी क्लास का दिखाई देंगे। मान लो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ से 1 क्लास के बच्चे दिखाई देंगे, यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ से 2 क्लास के बच्चे दिखाई देंगे, फिर अलग दिशा से मैं देख रहा हूँ तो 3 का, फिर अलग दिशा से देखूंगा तो 4 का। वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग दिशा से देखेंगे तो अलग अलग क्लास के बच्चे आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जब वही स्कूल लंच होता है तो उस समय कहीं से भी आप देखेंगे ना तो सारे बच्चे एक भीड़ ही आपको दिखाई देंगे। ऐसा नहीं दिखाई देंगे 1 के बच्चे इधर खा खेल रहे हैं, 2 के बच्चे इधर खेल रहे हैं, नहीं, लंच के समय आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। मतलब किसी भी दिशाओं से देखेंगे ना तो आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। कहने का मतलब यही है कि समदैशिक का मतलब हो गया कि कहीं से भी, मान लीजिए यहाँ ये रबड़ की संरचना है, यहाँ आपकी आंखें हैं, तो कहीं से भी देखेंगे तो भीड़ ही आपको दिखाई दे रही है। कहीं से भी आप देख रहे हैं तो यहाँ से भी देख रहे हैं भीड़, यहाँ से भी देख रहे हैं आप भीड़ ही दिखाई दे रही है। मतलब समान दिशाओं में देखने पर समान, मतलब समान गुण आपको मिलते हैं। किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में। जैसे लंच जब बच्चे होते हैं तो उस समय बच्चे किस अवस्था में, समदैशिक के रूप में होते हैं। समान दिशा से देखेंगे तो समान दिखाई देंगे। तो दैशिकता के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, विषम दैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। अब विषम दैशिक क्या हो गया, मतलब अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग गुण देखने को मिलता है। और समदैशिक का मतलब क्या हो गया, मतलब समान दिशाओं से देखने पर समान गुण देखने को मिलते हैं। यहाँ भी अलग अलग दिशा से देखेंगे तो भी आपको समान ही गुण देखने को मिलेंगे। विषम दैशिक अलग अलग दिशाओं से देखने पर भी आपको अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं। समदैशिक का मतलब हो गया कि अलग अलग अवस्था से देखेंगे तो भी आपको समान ही दिशा, समान ही गुण दिखाई देंगे। जैसे जब बच्चों की कतार, प्रार्थना के समय कतार लगती है, लाइन लगती है, तो उस समय अलग अलग अवस्था से देखेंगे तो अलग अलग क्लास के बच्चे दिखाई देते हैं। लेकिन समदैशिकता गुण में क्या होता है कि अलग अलग अवस्था से देखेंगे तो भी आपको बच्चे मतलब समान ही दिखाई देंगे। जैसे लंच वाली आप बातें लेकर चल सकते हैं, कहीं से भी देखेंगे, मतलब अलग अलग अवस्था से भी देखेंगे तो भी आपको पूरी तरह से भीड़ ही नजर आएगी। तो एग्जाम में पूछ भी सकता है कि विषम दैशिक किसे कहते हैं, चाहे विषम दैशिकता क्या है। तो अलग अलग अवस्था से देखने पर यदि अलग अलग गुण दिखाई देते हैं तो वो विषम दैशिकता को दर्शाता है। और समदैशिकता का मतलब हो गया अलग अलग अवस्थाओं से देखने पर यदि समान गुण दर्शाता है तो वो क्या हो जाएगा, समदैशिकता कहलाता है। ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता गुण को दर्शाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता गुण को दर्शाते हैं। तो इस तरह से आपका 7 अंतर क्लियर हो गया। पहला अंतर ज्यामिति के आधार पर बताया गया था, दूसरा अंतर गलनांक और क्वथनांक के आधार पर, तीसरा अंतर विदलन के आधार पर, और चौथा अंतर आप पढ़े थे, चौथा अंतर आप प्रकृति के आधार पर पढ़े थे, पांचवा अंतर आप कणों की व्यवस्था के आधार पर पढ़े थे, और छठा और सातवां अंतर बहुत इंपॉर्टेंट था। छठा मैंने शीतलन गुण के आधार पर आपको बताया और सातवां दैशिकता के आधार पर। तो इस तरह से आपका क्रिस्टलीय ठोस, इस तरह से क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।